Hello dear students, welcome again to my channel and my channel name is Maths with Pooja। आज मैं आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ कक्षा 8 का सेट 3 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपने आज ही 17/12/2021 को अटेम्प्ट कर लिया है। और यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ ताकि आप अपनी जो भी मिस्टेक्स रह गई हैं या आप अपना वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकें। ये आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर है, आपने देख लिया होगा। नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक 1-1 नंबर के हैं, 10 से 12 तक 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं हमारे, और प्रश्न संख्या 13 हमारी 5 अंकों की है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ बोथ मीडियम्स में। मैं हिंदी इंग्लिश में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं सॉल्यूशन में, तो मैं कोशिश करूँगी कि दोनों मीडियम में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल है, और अगर अभी तक आपने में से जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के लेक्चर्स मैं रेगुलर डाल रही हूँ 8th क्लास के लिए। तो बेटा ये सबसे पहला क्वेश्चन है। देखो, एक तो प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। 1 से 5 सही उत्तर का चयन करके लिखो। प्रश्न संख्या 1, z-7 जमा 7xy घटा xyz बराबर है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कै, खे, गे, घे, और आप देख सकते हो कि ये चारों ऑप्शंस एक व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक, एक व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक, एक ब्रैकेट गुणा दूसरी ब्रैकेट के रूप में है। इट मीन्स आपको इस व्यंजक के गुणनखंड करने हैं, आपको इस व्यंजक को फैक्टराइज करना है, और उन चारों में से इसका जो गुणनखंडन होगा, जो फैक्टराइजेशन होगा, वो क्या होगा वो आपने देखना है। गुणनखंडन करने के लिए ये आपका क्वेश्चन है z-7 प्लस 7xy माइनस xyz। आपने इनमें देखना है कॉमन टर्म्स क्या क्या है। ठीक है बेटा, ये दोनों पहली टर्म्स देखो, ये z है, एक चर है, ये 7 है, एक कांस्टेंट है। दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन 1 मैच कर रहा है। ठीक है ना, z को 1 से डिवाइड करेंगे z आएगा, 1 कॉमन ले लिया मैंने, माइनस 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और यहाँ हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद आप देखिए कि ये दोनों पदों में 7xy और xyz में क्या मैच कर रहा है भाई? xy यहाँ भी है, और बेटा xy यहाँ भी है, xy इसमें भी है और इसमें भी। तो दोनों में से अगर मैं xy कॉमन ले लूँ तो ये जमा है, तो जमा बाहर रखकर मैंने xy कॉमन ले लिया xy कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 7, और xy कॉमन लेने का मतलब xy से भाग करना, xy को बाहर ले लिया तो ये माइनस का है, और यहाँ क्या बच गया z, और ये हमने ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दी। अब जरा इन दोनों ब्रैकेट्स को ध्यान से देखो। पहली ब्रैकेट में z-7 है, दूसरी ब्रैकेट में 7 - z। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि a - b है, इसको मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो b तो बेटा प्लस का हो जाएगा और a माइनस का हो जाएगा। a - b और b - a में माइनस का फ़र्क होता है। 3 - 4 और 4 - 3, 3 - 4 -1 आएगा, 4 - 3 प्लस का 1 आएगा, दोनों में माइनस का फ़र्क होता है। तो अगर मैं इस ब्रैकेट में से माइनस को भी कॉमन ले दूं, ध्यान देना है। अच्छा, ध्यान ये देना है कि तुमने अपने उत्तर को भी देखना है साथ साथ। हमारे उत्तर में z प्लस का है, 7 माइनस का है, z प्लस का है, 7 माइनस का है, z प्लस का है, 7 माइनस का है, केवल यहाँ है तो z आगे है, तो यहाँ मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ। ध्यान देना, 1 इंटू z-7, और यहाँ से मैंने माइनस बाहर लिया तो ये माइनस इस प्लस के साथ मिलकर माइनस बन गया, ये हो गया xy। जैसे ही मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये जो z नेगेटिव था ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव 7 था ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारे पास 2 पद बचते हैं, ध्यान से देखो भाई, एक ये है और एक ये है। इसमें भी z-7 है ब्रैकेट में और इसमें भी, तो दोनों में से z-7 को बाहर लिया आपने तो यहाँ तो बच गया 1, और यहाँ से z-7 बाहर लिया तो यहाँ बच गया xy, और ये गुणनखंडन हो गया हमारा z-7 इंटू 1 - xy। लेकिन आपके हर ऑप्शन में xy वाली टर्म आगे है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 - xy इंटू z-7। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a गुणा b और b गुणा a बराबर होता है, तो हमारा ये राइट ऑप्शन आएगा। अब चेक करिए ये कौन सा ऑप्शन है, 1 - xy z-7, तो 1 -
एक्स वाई जेड -7, तो ये घ पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ती हूँ मैं प्रश्न संख्या 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 तो मुंजबानी है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। अर्धवार्षिक ब्याज संयोजन में समय अवधि खाली स्थान समान रहती है, दुगनी रहती है, आधी होती है, तिगुनी होती है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन द टाइम remains the same, time is double, time becomes half, it becomes thrice। अर्धवार्षिक ब्याज, अर्धवार्षिक का मतलब आधा साल, यानी साल में 2 बार ब्याज लगेगा, तो जो समय है वो हमारा दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। भाई एक तो 1 साल में ब्याज लगता, एक अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब 6 माह। अब 1 साल में 6 माह कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं, तो साल में 1 बार की बजाय ब्याज कितनी बार लगेगा? 2 बार। तो ब्याज जो समय है वो हमारा क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ब्याज की दर अगर पूछता तो वो आधी हो जाती, तो सही उत्तर होगा समय दुगना हो जाता है, डबल्स। क्लियर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। निम्न में से कौन सा अखंडनीय कारक है? अब ये हिंदी में आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिड्यूसिबल फैक्टर? क्या मतलब है? 4 व्यंजक आपको दे रखे हैं, द्विघात बहुपद मैं कहूंगी, और इनमें से ये बताना है कि ऐसा कौन सा बहुपद है जिसके गुणनखंड नहीं हो सकते, अखंडनीय यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो हम चारों को यहाँ बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला है x² -9। ध्यान देना भी, x² -9 का मतलब है 3 का स्क्वेयर। ये बन गया a² -b²। a² -b² के टुकड़े होते हैं a -b, a+b। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देखे हैं तो मैंने हर आइडेंटिटी बड़े अच्छे से समझा रखी है। तो इसके तो 2 टुकड़े बन गए भाई, x -3 और x+3। तो पहला तो हमारा आंसर है नहीं। दूसरा है x² + x+4। ध्यान से देखना भाई, सेकंड पार्ट जो है हमारा, जो ख पार्ट है, दैट इज x² + 4x + 4। इसको मैं लिख सकती हूँ x का स्क्वेयर, और 4 को, पीछे वाले 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वेयर, और इसे मैं लिख सकती हूँ 2 दूनी 4 गुणा x। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन रहा है a² + 2ab जमा b², यानी कि a जमा b का पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को लगाते हैं तो ये बनता है x जमा 2 का पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है? x जमा 2 को x जमा 2 से 2 बार गुणा करना। तो ये भी गुणनखंड हो गया, इसको भी फैक्टराइज हम कर सकते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अब हम फटाफट से थर्ड पार्ट पर। x² जमा 5, इसके टुकड़े नहीं होंगे। टुकड़े तो होंगे बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी टुकड़े नहीं होंगे, तो हमारा राइट आंसर ये बनता है। जो फोर्थ पार्ट है मैं उसके भी टुकड़े आपको करके दिखा रही हूँ एज ए प्रूफ। वैसे तो ये 1 ही मिनट का क्वेश्चन था। इसको देखो जरा, x का स्क्वेयर, 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वेयर, और इसे मैं लिख सकती हूँ 2 × x × 1, यानी कि ये बन गया a² -2ab + b² मीन्स a -b का होल स्क्वेयर मीन्स x -1 का होल स्क्वेयर। तो इसके टुकड़े बन गए भाई x -1 x -1। तो केवल थर्ड ऐसा है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। 3 आइडेंटिटी आपने 8th क्लास में सीखी हैं, a² -b², a + b होल स्क्वेयर, और बेटा जी a -b होल स्क्वेयर। तीनों पर एक एक पार्ट आ रहा है, तो तीनों के टुकड़े हो गए, इसके नहीं हो रहे, तो ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ती हूँ मैं प्रश्न संख्या 4 पर। ये तो अब हम आप सॉल्यूशन कर चुके हो, तब तो आपको आगे समझना है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रश्न संख्या 4 देखे बेटा, x² जमा a जमा bx जमा ab हल करें, सॉल्व इट। x² + a + bx + ab, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ, किसी बच्चे को भाई ये लगे तो a को भी x से मल्टीप्लाई कर दो, x² जमा ax, जमा b को x से मल्टीप्लाई कर दो जमा ab। इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो ये बन गया x जमा a। इन दोनों में से कॉमन ले लो, b मैच कर रहा है, तो ये बच गया x, b बाहर चला गया तो ये बच गया a। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के टाइप में है भाई ये। अब ये देखो x जमा a यहाँ भी है, देखो एक पद तो ये बच गया और एक ये, दोनों में x जमा a है, तो दोनों में से x जमा a मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ तो बच गया x और यहाँ बच गया b, और ये बन गया x जमा a x जमा b। तो इसके ये 2 गुणनखंड हो गए। और वैसे भी ये हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी भी होती है, x + a x + b = x² + a + bx + ab।
ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा x प्लस ए एक्स प्लस बी। वैसे भी बेटा देखो एक सिंपल सी ट्रिक है, पूरा तीनों टर्म्स प्लस की हैं तो माइनस तो आना नहीं, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, इसमें भी माइनस है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, और इसमें अब ये तो x प्लस ए है और ये x प्लस बी का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब 2 पावर तो यहाँ हो गई, 1 पावर यहाँ हो गई, 2 पावर को 1 पावर से गुना करोगे तो टोटल पावर कितनी जाएगी 3। हमारे में तो कहीं 3 पावर है ही नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो बचा कुछ आंसर क्या बच जाता है, ये बच जाता है। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। प्रश्न संख्या 5, जब मैंने अपना लेक्चर में रिवीजन कराए हैं तो ये वाला मैंने बार बार आपको कराया। ऑयलर्स फॉर्मूला, एफ फलकों की संख्या, वी शीर्षों की संख्या और ई किनारों की संख्या है, तब बहुफलक के लिए ऑयलर सूत्र क्या होगा। इफ एफ स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फेसेज, वी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वर्टिसेज एंड ई स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ एजेस, देन द ऑयलर फॉर्मूला फॉर पॉलीहेड्रन विल बी। बिल्कुल मूजबानी है, एफ जमा वी घटा ई बराबर है 2 फेसेज प्लस वर्टेक्स प्लस एजिज इज माइनस एजिज इज इक्वल टू 2। तो इसको तो आपने डायरेक्ट ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। ये भी वर्बल है। रुपये 2190 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु रुपये 1814 में बेची जाती है, तो बताओ बट्टा कितना होगा। इफ एन आइटम मार्क्ड एट ₹2190 इज सोल्ड फॉर ₹1814, देन व्हाट इज द डिस्काउंट। इंग्लिश में तो बहुत ही आसान है समझना। भाई एक सामान है, मान लो यही सामान है और इसके ऊपर 2190 रुपये लिखा हुआ है। दुकानदार ने हमें कह दिया कि भाई हम तो ना भाई साहब आपको कम लगा देंगे, बहन जी आपको कम लगा देंगे, और 1814 में दे दिया, तो कितना कम पड़ा, दोनों को घटा दो। भाई ये तो था मेरा अंकित मूल्य, हमें तो 1 नंबर का क्वेश्चन करना है, आंसर देना है, और ये मुझे पड़ गया विक्रय मूल्य जितने में मैंने खरीदा। तो 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 था 8 बच गया, 8 में से 1 गया 7, और भाई 11 में से 8 गए 3, और 1 में से 1 गया 0, तो 376 रुपये की छूट मुझे मिल जाती है। तो ये मेन क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ द डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट हो गई 376 रुपीज़। अब यहाँ पे ना वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसे पूछ लेते हैं बट्टा प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है, तो बट्टा यानी छूट कितना है 376 रुपये। कितने पे मिल रही है 2190 पर, और गुणा 100, जो मिला वो ऊपर, कितने पर मिला वो नीचे, गुणा 100 सॉल्व करके लिखोगे तो ये आपका बट्टा प्रतिशत भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने एक आपका 8th क्लास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करो भाई ग्रुप को, और उसमें अपने जितने भी डाउट्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो फ्रीली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। 3 वाइस में साथ साथ लिखती जाती हूँ, इसको देखें जरा आपको दिख रहा होगा। 3y² x² माइनस 15x² y जमा 20xy² जमा 60x² में x² का गुणांक, द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस एक्सप्रेशन इज। थोड़ा ध्यान दें, 4 पद दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, लेकिन ये दोनों एक से हैं। देखो y² x², और बेटा जी ये दोनों एक नहीं, ये दोनों एक से नहीं है, ये दोनों एक से नहीं है, इसमें x² y है, इसमें xy², और हमें x² y² का ही गुणांक बताना है। तो मैंने क्या सिखा रखा है, जिसका गुणांक बताना उसको ढक लो और उसके आगे का नंबर दे दो। लेकिन यहाँ तो 2 पद हैं और दोनों प्लस में हैं, तो दोनों ऐड होंगे। ठीक है ना। एक ट्रिक बता रखी है मैंने कि इस पद को, इसको जिसका गुणांक पूछा, इसे एक टॉफी मान लो, तो 3 टॉफी जमा 60 टॉफी, कितनी टॉफी हो गई, 63 टॉफी हो गई, 63 टॉफीज। तो 63y² x², तो y² x² का जो गुणांक होएगा वो कितना आ जाएगा, 63 इसका कोफिशिएंट आएगा। बात समझ आ रही है आपको। हमें x² y² का कोफिशिएंट बताना था, लेकिन x² y² की 2 टर्म्स हैं, तो दोनों को पहले सॉल्व करना है। ऐड हो रही है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करो, सिंगल टर्म में बदलो। सिंगल टर्म में बदलने के बाद जो कोफिशिएंट आएगा वो हमने नोट करना है, तो वो 63 है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के 3 फलक होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि त्रिभुजाकार पिरामिड के 4 फलक होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने अपने रिवीजन लेक्चर में भी कराया है, जब मैंने सेट की तैयारी करी। एक नीचे होता है, अब एक ट्रायंगल इस पे खड़ा होगा, ये तीनों ऊपर मिलेंगे भाई, यहाँ थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ। इस तरह से 4 त्रिभुज आपस में जुड़ते हैं। जब त्रिभुजाकार पिरामिड बनता है तो उसके 3 फलक नहीं होते, 4 होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 इज बहुपद -5abc खालिस्तान प्रकार का बहुपद है। द पोलिनोमियल -5abc इज डैश टाइप ऑफ पोलिनोमियल। 5abc एक पदी बहुपद है भाई, और कुछ भी नहीं, एक ही पद है इसमें, तो एक पदी बहुपद है। ये हमारा मोनोमियल, इंग्लिश में बोलूँ तो मोनोमियल है ये हमारा, मोनोमियल। ठीक है भाई। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये थे बेटा जी यहाँ तक एक एक नंबर के क्वेश्चन। अब ये 3 क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर के हैं। बहुत ही सरल हैं कि 10वां आपको दिखने में ही थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट सो लॉन्ग, इतना मुश्किल नहीं है। 5xy घटा 2yz घटा 2zx जमा 3zx जमा 9xyz में से 9xy जमा 5yz घटा 7zx को घटाओ। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। मैंने चैप्टर 9 अपने चैनल पर अपलोड भी किया हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि घटा कैसे करते हैं। तो जिसमें से घटाना है उसको ऊपर लिखना है, तो ये वाला व्यंजक आपने ऊपर लिखना है एक एक पद को बड़ी सफाई से। 5xy घटा 2yz घटा 2zx जमा 3zx जमा 9xyz। अब एक चीज़ आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, मुझे ये लग रहा है कि मे बी कि यहाँ कुछ रोंग हो। ये दोनों पद बिल्कुल एक से हैं, तो क्यों ना हम पहले इन्हें हल कर लें। इसी को मैं दोबारा लिख रही हूँ, देखो जरा, xy का और कोई पद नहीं है, तो 5xy घटा 2yz 3zx घटा 2zx 3 टॉफ़ी घटा 2 टॉफ़ी, 3 में से 2 गया 1, तो प्लस का zx, इन दोनों से एक सिंगल पद बन गया zx, और ये बच गया 9xyz। 1 2 3 4 5 पद थे, इन दोनों को मिलाकर एक ये सिंगल पद बन गया। अब इसमें से ये वाला घटाना है भाई हमने, ये है 9xy, तो xy के नीचे तो xy की रकम लिख दो, यहाँ लिख देती हूँ मैं 9xy जमा 5yz, तो yz के नीचे yz की रकम लिख दो 5yz, और कहाँ गया घटा 7zx, घटा 7zx को घटाना है। इसमें 3 ही पद है, चौथा पद नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे लाइन लगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि घटाते समय नीचे वाले का हमने चिन्ह चेंज करना है। नीचे वाले सभी पदों का, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, और यहाँ घटा, जमा है तो घटा, घटा है तो जमा, चिन्ह चेंज करने का मतलब। अब इसको चाहे आप आगे से हल करो चाहे पीछे से, बहुपद में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 9xyz है, इसके नीचे कोई पद नहीं है, तो ये जमा का 9xyz एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ आ जाए, अब आप बड़े ध्यान से समझना है बेटा, ये है zx, घटा को आपने भूल जाना है, घटा को तो दिखना ही नहीं है, ये मैं इसको ढकने की कोशिश करती हूँ। तो ये भी जमा, ये भी जमा, zx 1 बार है, zx 7 बार है, जुड़ रहा है 7 और 1 8 बार, तो ये आ जाएगा +8zx। अगले पर चलते हैं, घटा 2yz, जमा नहीं है, घटा 5yz। समान चिन्हों राशियां जुड़ जाती हैं, विपरीत चिन्हों तो राशियां घट जाती हैं। समान, जमा का मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं, चाहे आगे जा रहे हैं, घटा का मतलब भी एक ही दिशा में जा रहे हैं, चाहे हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना। घटा 2 बार, फिर घटा 5 बार, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, बड़ी राशि 5 है तो चिन्ह लग जाएगा 5 का, 5 और 2 7yz। आप इस बात को समझ रहे हैं ना, समान चिन्ह होने पर हमारी राशियां जुड़ जाती हैं, समान चिन्ह होने पर हमारी राशियां जुड़ जाती हैं, तो चिन्ह बड़ी राशि का लग जाता है। तो ये तो हो गया 8zx, ये हो गया 7yz। और अब यहाँ देखिए 5xy जमा का है, 9xy घटा का है, तो 9 में से 5 गया, एक विपरीत चिन्ह हो गए, राशियां घट जाएंगी। 9 में से 5 गया 4xy, और 9 बड़ा है, 9 के आगे घटा का चिन्ह है, तो यहाँ घटा आ जाएगी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 नंबर में इतना ही पर्याप्त है। आप ज़्यादा करें तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि प्रथम व्यंजक, ठीक है, प्रथम व्यंजक ये था, इसको आपने इस रूप में लिखा, और ये आपका हो गया द्वितीय व्यंजक, ठीक है। वैसे इसकी कोई खास जरूरत है नहीं, तो ये एज इट इज समान चिन्ह था, राशियां जुड़ गई, विपरीत चिन्ह है तो भी राशियां जुड़ेंगी। चिन्ह हमेशा बड़ी राशि का, आंसर में ये पहचान कर लो। 7 बड़ा है, 7 के आगे जमा है, आंसर में जमा आएगी। इन दोनों में 5 बड़ा है, 5 के आगे घटा है, आंसर में घटा आएगी। इन दोनों में 9 बड़ा है, 9 के आगे घटा है, तो आंसर में घटा आएगी। तो इस तरह से आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। समान चिन्ह राशियां जुड़ेंगी, विपरीत चिन्ह तो अंक जो है वो घट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अभी प्रश्न संख्या 11 पर।
एक खिलौने का अंकित मूल्य 500 रुपये। अंकित का मतलब जो उसके ऊपर छपा हुआ है, मार्क्ड है। दुकानदार उस पर 25% की छूट देता है। उसने कह दिया मैडम मैं 25% की आपको छूट दे देता हूँ। मान लो मैं ही लेने चली गई। उस खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए टॉय इज ₹500। द शॉपकीपर गिव्स 25% डिस्काउंट ऑन इट। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस टॉय? तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा भाई। क्या लिखोगे कि खिलौने का अंकित मूल्य है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टॉय इज 500 रुपीज, ठीक है ना। और उस पर जो छूट मिल रही है, अब वो ध्यान देना है, वो छूट मिल रही है 25%। किसका 25%? 500 का 25%। तो इसे हम लिखेंगे कि 500 का 25%, ठीक है ना। इसको लिख दो छूट प्रतिशत, इसको लिख दो छूट प्रतिशत। कितनी? 25%। तो कुल छूट, कुल डिस्काउंट आपकी कितनी हो गई? 500 का 25%। यानी 500 का 25वां हिस्सा, 25% का मतलब चौथा हिस्सा हो जाता है एक तरह से। 25वां हिस्सा नहीं, चौथा हिस्सा। तो ये हो जाएगा 500 का मतलब गुणा 25%, का मतलब नीचे लगा दिया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 पांजे 125 रुपये की हमें छूट मिल जाती है। आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लिखेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ टॉय इतना, डिस्काउंट प्रतिशत इतना, परसेंटेज इतना, डिस्काउंट इतना, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, कितने में हमें ये पड़ेगा सेलिंग प्राइस। तो अब यहाँ हम लास्ट में लिख देंगे खिलौने का विक्रय मूल्य, यानी जितने में बेचा। तो भाई 500 का था, 125 रुपये की छूट मिल गई, तो कितना हो गया? 500 घटा 125। घटाना नहीं आए तो साइड में ऐसे करके घटा लेना। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, और 4 में से 1 गए 3। 375 रुपये का हमें वो खिलौना पड़ जाएगा। आगे बढ़े भाई। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत ही आसान है। 3a गुणा 4b गुणा 7c, 3a गुणा 4b गुणा 7c, ये सब मैंने अपने रिवीजन लेक्चर में करा रखे। अंकों की अंकों से गुणा कर दो। 3 चौके 12, 12 साते 84, और क्योंकि तीनों व्यंजक अलग अलग हैं, तीनों चर वेरिएबल्स ए बी सी अलग अलग है, तो ए बी सी 84 ए बी सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 नंबर के लिए तो मैं कहूँगी ये बेहद सरल क्वेश्चन था, 1 मार्क का था भी वैसे ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है अभी हमारा। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आप सबसे कि मेरे चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। आप जितना शेयर करोगे उतना ही मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है आगे लेक्चर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13। एक दुकानदार ने 2 फ़ोन खरीदे, प्रत्येक फ़ोन का मूल्य ₹8,000 था, ठीक है। दोनों फ़ोन को बेचने के बाद उसे पहले फ़ोन पर 4% का नुकसान हुआ और दूसरे फ़ोन पर 8% का लाभ हुआ। पूरे लेन देन पर कुल लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। थोड़ा ध्यान से करना, 2 भागों में करेंगे हम। ए शॉपकीपर बॉट 2 phones फॉर ₹8,000 ईच। हर फोन 8,000 का लिया। आफ्टर सेलिंग द फोन देयर वाज ए लॉस ऑफ 4% ऑन द फर्स्ट फोन, पहले फ़ोन पर 4% का नुकसान हुआ, एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द सेकंड फोन, दूसरे फ़ोन पर 8% का लाभ हुआ। कैलकुलेट द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन, पूरे उस पर जो भी उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ वो कितने % हुआ वो आपने देखना। इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं ताकि हमें पेज बीच में टर्न ना करना पड़े। तो हम बारी बारी से लेते हैं। पहले फ़ोन का क्रय मूल्य, ठीक है भाई, कितना है? 8,000 में खरीदा, उस पर हुआ है नुकसान। नुकसान का मतलब हानि प्रतिशत कितना हो गया? 4%। अब आप इसको चाहो तो विक्रय मूल्य के फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि पहले फ़ोन का विक्रय मूल्य इतना। जिन बच्चों को विक्रय मूल्य का फॉर्मूला याद नहीं है तो वो क्या करो कि 8,000 का 4% कर दो। मैं एक रफ़ पेज पर ये बात आपको बताना चाहूँगी। अभी रफ़ पेज तो मुझे जल्दी में यही मिला है। आप देखें कि 8,000 का 4% कर दीजिए। 8,000 गुणा 4/100 तो 320 रुपये का नुकसान हुआ। 8,000 में से हम 320 घटा देंगे तो विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा। ये तरीका ज़्यादा आसान रहता है। तो कुल हानि प्रतिशत है ना, तो कुल हानि आप निकाल लो। 8,000 गुणा 4/100 कितने की हानि हुई?
320 रुपये की। तो जब 8,000 में ख़रीदा, 320 का नुकसान हो गया, यानी 320 रुपये कम में बेचा, तो पहले फ़ोन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 8,000 घटा 320, घटा लीजिएगा भाई, अपना रफ में घटा लीजिएगा। ये 8,000 है, इसमें से जब आप 320 घटाओगे, 0 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, तो पहले फ़ोन का विक्रय मूल्य आ जाएगा 7,680 रुपये। मैं आप बच्चों को विक्रय मूल्य का डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देना चाहूँगी। हाँ, मैं दोनों तरीके से भाई देखो इसलिए बताती हूँ, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फॉर्मूले जल्दी से याद नहीं होते हैं, तो उनके लिए मैंने ये तरीका बताया है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणा 100 घटा हानि प्रतिशत, ठीक है, बटे में 100। इस तरीके से भी मैं निकाल कर दिखा रही हूँ आपको। 8,000 गुणा 100 घटा 4 बटे 100, 100 से 2 0 से 2 0 कट गई, 100 में से 4 गए तो कितना आएगा? 96, और 80 को 96 से जब आप गुणा करोगे तो 7,680 ही आएगा। तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों में से किसी के भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन तरीका एक ही लेना है, ठीक है भाई। पहला फ़ोन 8,000 में लिया, 7,680 में बेच दिया, ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर, दूसरे फ़ोन का क्रय मूल्य, ठीक है, थोड़ा जल्दी से करा दूं। दूसरे फ़ोन का क्रय मूल्य 8,000 रुपये, लाभ प्रतिशत है 8%, तो दूसरे फ़ोन का विक्रय मूल्य, ये मैं फॉर्मूला से करा रही हूँ, क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ हो तो भी जुड़ता है, हानि हो तो घटती है, बटे 100। क्रय मूल्य है बेटा जी 8,000, लाभ है 100 जमा 8 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गई, ये हो गया 80 गुणा 108। भाई 100 में 8 जोड़ोगे तो 108 आएगा ना। 80 को 108 से गुणा कर दीजिए, 0 8 8 64, 8 एकम 8, 8,640 रुपये। ध्यान से समझे अब बात को। अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ कि पहला फ़ोन 8,000 में ख़रीदा, दूसरा फ़ोन भी 8,000 में ख़रीदा, तो दोनों फ़ोनों का कुल दो फ़ोन का कुल क्रय मूल्य, भाई दोनों फ़ोन उसको कितने में पड़े? 2 गुणा 8,000, भाई दोनों बराबर रेट में ख़रीदे थे तो 16,000 रुपये में पड़ गए। और दो फ़ोन का कुल विक्रय मूल्य, पहला फ़ोन भाई उसने बेचा 7,680 रुपये में, दूसरा फ़ोन उसने बेचा 8,640 रुपये में, तो 7,680 जमा 8,640 जोड़ दो, 0, पीछे सेकंड डिजिट जोड़नी है, 8 और 4 12, 1 6 6 12 और 1 13, 1 8 और 7 15 और 1 16, 16,320 रुपये। दो फ़ोन मिलाकर 16,000 में ख़रीदे, दो फ़ोन मिलाकर 16,320 में बेचे, तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कुछ ना कुछ ऊपर गया है ना, तो कुल लाभ हो गया। तो लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, तो 16,320 घटा 16,320 रुपये का उस दुकानदार को फ़ायदा हुआ। लेकिन हमसे पूछा गया है कि प्रतिशत में कितना है, तो लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो भाई जितने में ख़रीदा है उसी पे तो देखेंगे हम कितना बचा पाए हैं। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो लाभ हो गया 320। क्रय मूल्य दोनों फ़ोनों का था 16,000 गुणा 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, कुल मिलाकर उस दुकानदार को 2% लाभ हुआ है पूरे सौदे में। तो ये था बेटा आपका सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। कोई डाउट हो, कुछ आपको समझ ना आया हो, कुछ आपके सजेशंस हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।